अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने में से नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। उन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों घर वापस अपने अपने घर आ गए थे। वो गाड़ी रोक कर कमरे में आया तो वो एड्रेस चे अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। "अरे! ये क्या तुमने चेंज कर लिया यार, अपने मुँह बनाया? यहाँ तो उन्हीं कपड़ों में सो जाती। नहीं मेरा इंतज़ार ही कर लेती, मैं आता तुम्हारी थोड़ी-सी तारीफ़ करता। वैसे भी अभी अभी तो तक तो मैंने तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया यार।" हमने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। "मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है।" रूह ने अपना आप छुड़वाते हुए नखरे दिखाए। "और मैं तुम्हें सोने दूँगा जोक ऑफ द डे।" यारम ने कहते हुए उसे अपने बाहों में भरा। रूह ने शर्माते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। "तुम्हें पता है रूह, तुमने किया वो है हो तुम क्या हो?" वो उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसके कमर में हाथ डाले पूछने लगा। "क्या?" उसने पूछा। "एंजल एक फरिश्ता जैसे जैसे शैतान के लिए बनाया गया है।" यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। "तुम्हें पता है रूह, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है और मैं क्या कहूँ? डेविल एक शैतान, लोगों की जान लेने वाले हैवान, जैसे जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता, लेकिन तुमने उसे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी छोड़कर नहीं मत जाना रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आप मुझसे कभी झूठ मत बोलेगा यारम, छोटा बड़ा जैसा भी है, हमेशा सच में सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ कबूल कर लूंगी, लेकिन अब मज़ीद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वादा करें आप कभी भी कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाएँगे। उसने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा। हाँ, कहा। यारम ने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर चूम लिया। "कभी नहीं, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊँगा, हमेशा सच बोलूँगा।" उसे अपने सीने में लगाकर बोला। ये जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच उसने अब तक रूह से छुपाया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसके सामने सारे सच बेमोल हैं। खिज़र की आँख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपने खूबसूरत लंबे बाल संवार रही थी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा और न जाने कितनी ही देर उसे देखता रहा। जब लैला का ध्यान उसकी तरफ गया, "खिज़र, अच्छा हुआ तुम जाग गए। ये ड्रेसेस देखो, कौन से पहनूं?" उसे जागता पाकर वो फौरन अपने मतलब के काम पर आई। पहले ने उसे मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान उसके ड्रेस पर गया, दिल चाहा दोनों ड्रेसेस के हाथ से छीन कर आग लगा दे। "लैला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम ऐसी ड्रेसेस पहनोगी?" वो चाहने के बावजूद अपना गुस्सा ना कंट्रोल सका। "हाँ, क्या ख़राबी है इस ड्रेसेस में?" उसके गुस्से की वजह लैला समझ नहीं पाई। "सही क्या है इस ड्रेस में जो तुम मुझसे पूछ रही हो? पीछे से पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे से सारा फटा हुआ है।" खिज़र हर सर से धमाके निकलने लगे उसको देखकर। "खिज़र, ये फटा हुआ नहीं है, ये मेरा डिज़ाइनर ड्रेस है।" लैला ने गुस्से से उसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। "लैला, डिज़ाइनर? हा हा हा, इसे डिज़ाइनर ड्रेस कौन कहता है? हालत देखो इसकी।" उसके मुँह के सामने ड्रेस को उलट-पुलट करके दिखाने की कोशिश करने लगा। "ये मैंने स्पेशल शादी के लिए पहनने के लिए बनवाया था। और तुम?" लैला ने रूठने वाले अंदाज में कहा। "हाँ, क्यों? क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा और बकवास ड्रेस है। खिज़र, अब भी बाज़ ना आया, क्या खराबी है इसमें? ज़रा अब बताना पसंद करोगे?" मुझे अब लैला को उसकी बात पर गुस्सा आने लगा। "इसमें अच्छा क्या है लैला? क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का कोई क्या फ़ायदा है जिसमें तुम्हारा जिस्म छुपने से ज़्यादा नुमायाँ हो?" किसी ने उसे वजह समझाना चाहिए। हिज़र में शादी से पहले भी ऐसे कपड़े पहनती थी, तब तो तुमने कभी इतराज़ नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का और तुम्हें मना करने का हक नहीं रखता था, लेकिन अब रखता हूँ और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूँगा। हिज़र ने उसके हाथों से ड्रेस छीना और विंडोज़ से बाहर फेंक दिया। "तुमने मेरा इतना महँगा ड्रेस उठाकर फेंक दिया।" लैला गुस्से से उसे देखने लगी। "मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खूबसूरत और महँगा ड्रेस लेकर दूँगा, इसके लायक और उस लायक होगा कि पहना सकूँ।" खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसका इरादा उसे मनाने का था। "खबरदार खिज़र, बात मत करो मुझसे।" उसे मुस्कुराता देखकर और भरम हुई। "अच्छा ना बाबा, सॉरी, बोल तो रहा हूँ। अब क्या नई ज़िंदगी की पहली सुबह ही मुझसे लड़ने का क्या लड़ते हुए करोगी?" वो उसे प्यार से मनाने लगा, जबकि लैला का भी उससे नाराज़ होने का कोई मूड न था। "क्या बात है, आज तो आप सुबह-सुबह यहाँ तशरीफ़ ले आई?" शारफ़ ने उसे ऑफ़िस से अंदर आते देखकर कहा। "हाँ, क्यों सर? सर ने मुझे कहा था कि क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो, तो मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी-सी हेल्प कर दूँ।" मासूम ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। "तो क्या किया हेल्प करोगे तुम मेरे?" शारफ़ उसके कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। "क्या-क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी?" वो उसी के अंदाज़ में बोली। "हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, कि जैसे कि खिज़र के वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें तुम्हारी बहुत सारी मदद चाहिए होगी।" शारफ़ बिल्कुल सीरियस अंदाज़ में बोला। "उसके लिए सबसे पहले हमें चल के वहाँ की डेकोरेशन देखनी होगी।" शारफ़ ने उसे रास्ता देते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। कल रात
कल रात सानम ने उससे उससे अपने किए की माफ़ी माँगी थी। उसने कहा था कि उसने मासूमा के जज़्बात के साथ खेलकर ठीक नहीं किया, जिसकी वज़ह से वो बहुत शर्मिंदा है। न जाने क्यों मासूमा को उसको माफ़ी माँगना बुरा ना लगा। शायद वो उस यहाँ से वो उससे यही उम्मीद रखती थी। तब उसने कल रात शारफ़ का हाथ थाम के उसे माफ़ किया। न जाने क्यों उसे शारफ़ अपना मज़बूत सहारा लगा। शारफ़ ने उसे वफ़ा निभाने का कोई वादा ना किया था, लेकिन फिर भी मासूमा को यकीन था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो कब से रूह को जगाने की कोशिश कर लगा था, लेकिन शायद उस शादी की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा थक चुकी थी। सारे काम भी तो खुद उसने किए थे। ज़्यादा मेहमानों के ना होने के बावजूद भी ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, और उसमें इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी रूह ने संभाली थी। मेरी जान उठ जाओ, कितना सोना सोना है तुमने। वो जॉगिंग करके वापस आया, तब भी वो मज़े से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। यार, ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेच सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं। अब तुम मुझे मजबूर करी हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया। रूह, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यार ने उसे आखिरी धमकी दी। अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। यार कहते हुए उसके लबों पर झुका, और फिर भरपूर इश्तिहाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर शबत की। अपने अपने ऊपर वज़न महसूस करके रूह फ़ौरन जागी। बहुत ही गंदे इंसान हैं आप, रूह ने उसे धक्का देते हुए बोली, जबकि यार का कहकर रोकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास मैं जगाने का इतने अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ रहता हूँ। वो अब भी आहिस्ता हुआ हँसते हुए बोल रहा था। यारम अब बिल्कुल बचे नहीं है। वो उसे खुद से दूर करती उठकर वॉशरूम में जाने लगी, जब यारम का फ़ोन बजने लगा। हाँ सानम, बोलो, क्यों फ़ोन किया मुझे? यारम का मूड सुबह-सुबह बिगड़ गया। तो पहले अपना मूड ठीक करो, फिर बताता हूँ। सारम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। ये सारम, मेरा इस वक़्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। और फ़ोन बंद करने के लिए सारम को बोला। मैं बाप बन गया हूँ, सारम ने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार? उर्वा ठीक है ना यार? ने फ़ौरन पूछा। मैं और रूथ 10 मिनट में तेरे घर पहुँच रहे हैं, यारम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में ही तो हैं। तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ, वो और अकेले मत आना, सबको लेके आना। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी में मेरे सब दोस्त शामिल हों। वो इस तरह से कह कर कहा। तुम्हें है ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। रूह, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खिज़र और शारिफ़ को फ़ोन कर लूँ। तैयार क्यों होना है? रूह ने पूछा। सारम के घर बेबी बॉय हुआ है, हम उसे देखने अस्पताल जा रहे हैं। यारम मुस्कुरा कर बताया, और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे-छोटे भी तो कितने क्यूट होते हैं। मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने चली गई। वो ये कितना प्यारा है, उसके गाल कितने रेड हैं। लाला ने उसके छोटे गाल छूते हुए बोला, ये मेरा ये मेरा भाई है, इसलिए इतना प्यारा है। मायरा ने बेड पे खड़े होकर उसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुना, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए, उसकी जने लगे। कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा, मुझे भी कब ला के दे रहे हो? लैला उसकी तरफ पलट कर पूछने लगे। मैं नहीं ला के दे रहा, तुम ला के दोगी, उसकी जन ने फ़ौरन कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँगी। लैला उसे घूर कर बोली, क्या मतलब है लैला? बेबी तो हम दोनों का होना। खिज़र को आज ही परेशानी खाने लगी। बिल्कुल नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा, उसके बाद तुम्हें ले लेना। तुम्हें उसके ले लेना उसके सारे लैला ने सारे के सारे लैला ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा। साहब के सारे मैं ले लूँगा। वो खिज़र पूरी आँखें खुल गई थी। कितने बच्चे होंगे हमारे? खिज़र ने उँगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो खिज़र, मैं मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने तो इतने सारे नाम सोच के रखे हैं कि मैं सारे के सारे नाम रखूँ अपने बच्चों के लिए। लैला ने एक नज़रिए से देखा, और फिर बेबी की तरफ मतवजा हो गई। जबकि खिज़र सिर्फ सर हिला के रह गया। हाय कितना प्यारा है ना मासूमा। कब से ऐसे ही ना उड़े जा कब से ऐसे ही देखी जा इंशाल्लाह। शारफ़ आहिस्ता से उसके कान में बड़बड़ा कर पीछे हुआ, जबकि मासूमा शर्म और हया से अपना सर तक ना उठा पाई। अब मुझसे सब्र नहीं होगा, मुझे मेरी बीबी चाहिए। यारम ज़िद्दी अंदाज में उसके कान के करीब बोला। हम हॉस्पिटल में है यार, रूह ने उसे याद दिलाते हुए उससे घूरा। हाँ तो क्या, हॉस्पिटल में हमने अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते? यारम ने उससे और ज़्यादा घूरा। यारम कभी तो सीधे सो जाया करो। रूह शर्माते हुए उर्वा करीब हो जाकर रुकी। 3000 से पहले दे दिया। लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, तो मेरा रूह की तबीयत सुबह से ही खराब थी, लेकिन आज उन्हें सारम के घर जाना था। उर्वा ने लैला और खिज़र के लिए अपने घर पर दावत रखी थी। उसी ने मासूमा और रूह ने उसकी मदद करने के लिए सुबह जाने का फैसला किया। मासूमा यहाँ आई तो रूह को सोफे पर बैठा देखकर परेशान होगी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो, रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
उसने नूह को देखते हुए कहा, "नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" वो चलो वो ऐसे मुस्कुराकर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चल दी। "अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो।" और वह 2 मिनट के बाद किचन में पहुँचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती। "आपको समझ नहीं आ रहा कि बेबी का ख़्याल रखें? अगर आप बेबी का ख़्याल नहीं रख सकती तो उसे भी हम अपने पास रख लेंगे।" रूह को हर वक़्त बहाना चाहिए था उसे छोटे से गोल-मटोल बेबी के पास आने का। उर्वा की भी उर्वा की भी एक न ना सुनते उन्होंने उसे वापस भेज दिया। सब कुछ मासूमा और रूह ने बनाया था। जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आखिर उसके लिए तो ये दावत रखी गई थी और शारफ वो तो मासूमा के आगे पीछे लगा था। उसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखता, हर 2 मिनट के बाद उसके पीछे खड़ा होता, "कुछ चाहिए मैं ले आऊँ?" जबकि उसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रही थी। जबकि खिज़र और यारम हम दोनों ही काम पर थे। उनको शाम को यहाँ आना था। सारम को मासूमा के लिए शारफ़ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एक मासूमा का दिल दिखाने पर जो वो जो कि जितना परेशान था, उस शाहरुख़ के फ़िक्र देखकर उसे इतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारम की तरफ आए थे। खाना बहुत आरामदेह माहौल में खाया गया। वो चाहे जितना भी इनकार करें, सारम उनके लिए बहुत अहम था। वो उनका बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफ़ों में उसे शामिल ना कर सके, लेकिन उनकी खुशियों पर वो पहला हक रखता था। यारम ने रूह को ये तो कह दिया था कि सारम ये सब कुछ सिर्फ़ मेडल्स के लिए करता है, जबकि दिल से वो भी जानता है कि सारम उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारम ने लैला और खिज़र से पूछा। फ़िलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, खिज़र ने जवाब दिया। जब सारम ने एक लिफ़ाफ़ा उसकी तरफ बढ़ाया, ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट। खिज़र ने मुस्कुराते हुए उस लिफ़ाफ़े को थाम लिया, जिसमें टर्की हनीमून की 2 टिकट्स थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। सारम के घर से वो सब लोग यारम की गाड़ी में आए थे। सारम के घर से वो सब लोग यारम की गाड़ी में आए थे। उन सबको अपने-अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आया। रूह काफ़ी थकी हुई थी, लग रही थी, इसलिए शायद आते ही सो गई। "क्या हुआ रूह? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही।" रात को वो न जाने कौन-सा पहर था कि यारम आँख खुल गई। जब रूह को ये बाहर देखा तो वो भी बाहर ही आ गया। "नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नींद नहीं आ रही, बस इसीलिए बाहर आई थी। नींद नहीं आ रही तो मुझे जगा लेती।" उसके करीब बैठकर बोला। "आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी गा के सुलाते?" वो शरारत से मुस्कुराकर बोली। "बेबी, तुम्हारे लिए काम भी बहुत दिल से करूँगा।" मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब करके बोला। और वो मुस्कुराने लगी। "तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन-ब-दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो?" उसके लिए चेहरे को अपने हाथ में लेकर लिए बहुत मोहब्बत से वो कह रहा था। "आपको कभी बुरी भी लगती हूँ?" रूह ने उसके सीने पर अपना सर रखा। "नहीं, तुम तो पहले दिन से ही क़यामत डाल रही थी।" "यारम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब है, आपने मुझसे शादी का फ़ैसला कैसे किया?" रूह पूछने लगी। "ख्वाब में।" यारम ने मुस्कुराकर कहा। "नहीं ना, मैं सच्ची पूछ रही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है, आपने मेरे घर का रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई?" उसने फिर से पूछा था। यारम खामोश हो गया। "हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई थी। हमने आमने-सामने बैठ के दूसरे को कबूल किया था।" यारम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेते हुए कहा। "कबूल तो मैंने आपको पहले ही कर चुकी थी।" रूह मुस्कुराई, जबकि उसकी इस मुस्कुराहट पर यारम उसका साथ ना दे सका। "रूह, हमारी निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है?" यारम ने पूछा। "यारम, निकाह की क्या अहमियत होती है?" रूह उल्टा उसी से पूछने लगी। "मेरा वो मतलब नहीं था रूह। रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए उस निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है?" यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज़ में बोल रहा था। "यारम, वो निकाह है हमारा, जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया। आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई।" रूह मुस्कुराते हुए बोली। "और उस निकाह की जो हमने फ्लैट में किया था?" यारम ने उसे पूछने लगा तो रूह से देखने लगी। "वो भी निकाह था यारम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फ़ोन पे हुए इस निकाह को कबूल नहीं कर पाए, इसलिए आपने दूसरा बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपके निकाह में बांध कर यहाँ भेजा गया था। मुझे बहुत ज़रूरी काम है।" यारम इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया। लेकिन सुबह के 4:30 बजे के उसे ये क्या काम हो सकता है? रूह सोच में पड़ गई। यारम सुबह तक घर वापस नहीं आया। पहले उसका इंतज़ार करती रही, फिर उसे लगा कि शायद को अपने अपने काम कर चला गया। और शिफ़ा और मैरी के आने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने चली गई, क्योंकि उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। उसकी आँख खुली जब मासूमा सोनू को वापस लेकर आई। "क्या हुआ रूह? अगर तो रोज़ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही?" मासूमा ने उसे देखकर कहा। "मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह यारम को बताने वाली थी, लेकिन वो सुबह ही सुबह निकल गए, वरना उनके साथ ही हॉस्पिटल चली जाती।" रूह ने अपना सकराता हुआ सर थाम कर बोला। "अरे यार, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ और यारम का सर को मैं फ़ोन करके बताती हूँ।" "चलो उठो।" मासूमा ने अपना फ़ोन निकालते हुए यारम का नंबर मिलाया, जबकि रूह को अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी।
मसूमा के साथ हॉस्पिटल आ गई, जबकि यारम ने कहा था कि वो आधे घंटे में अस्पताल पहुंच जाएगा। अब आप वेट करें, मुझे कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, डॉक्टर से बोलकर अंदर चली गई, जबकि मसूमा से थाम कर बाहर बैठ चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम, हमें ना बताने कम से कम सर को तो बताती। मसूमा डांटने वाले बोले, अरे यार, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज यही ये सर घूम रहा है। हाय, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मसूमा ने शरारत से कहा तो रूह शर्माने लगी। हाय रोज़, सच में अगर ये हुआ तो तुम्हारे दिल में गोल-मटोल सा तुम्हारे ही भी गोल-मटोल सा प्यारा सा बेबी मासूमा दोनों हाथों हमसे एक-दूसरे के जुड़े कैली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा ज़ोर से अपने गले लगाते अब एक्साइटमेंट से दुआ माँगने लगी। आमीन, रूह बेसाख्ता बोली, अरे भाभी जी, आप यहाँ डॉक्टर से रिपोर्ट देने वाला था। जब पीछे फिर से फुरकान ने अचानक आकर से पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रूह तो अब यारम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे पता नहीं पहचाना होगा, मैं फुरकान ट्रैवल का आदमी हूँ। जी, आपके शौहर की वफ़ादारी करना तो मेरा मकसद है। उन्हीं के लिए काम करता हूँ। मैं जब को देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेविल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत क्या, आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप उसके पास मोहब्बत का अंदाज़ यही लगा सकते, उसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। उसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। उसकी बात करने का अंदाज़ इस तरह से मुखातिब करने के, यारम के बारे में बात करना और फिर अचानक ही उसके सर पर धमाका करना। रूह उसे देखती रह गई। मुझे तो अभी अभी यकीन नहीं आ रहा कि डेविल ने शम्मश शेख का कत्ल करके आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत करता कर बैठा कि उसने आपके पहले शौहर को ही, फुरकान अभी बोल ही रहा था कि उसे पीछे अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। उसे मुड़कर देखा तो यारम उसके कंधे पर हाथ रखे। अरे डेविल, तुम आगे, मैं तुम्हारे मेरे बारे में ही भाभी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से रूह को देख रहा था, जो आँखों में बेपनाह गुस्सा और आंसू लिए उसे देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। मुझे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका था, शम्स का नाम तो सुन चुका था। यार, हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसलिए पहले ही उसका हाथ झटक दिया और सर दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रूह, हम घर चल कर बात करते हैं, चलो यहाँ से। आराम वो उसका हाथ थाम कर बोला। क्या बात करेंगे यारम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं पता बता बच्चा, आप किसे कहा था कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मुझे दिया। आपने मेरे शौहर को कत्ल करके मुझे ही क्यों? यारम, क्यों आपने ऐसा किया? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चल कर बात करते हैं। यारम ने रूह को हाथ थामने को चाहा। दूर रहे मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आपने इंतहाई धोखेबाज इंसान है, धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शौहर को कत्ल किया। क्यों यारम? फुरकान अजीब और गरीब नज़रों से हमें देखने लगा। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वो तो वो तो बस यारम की नज़रों में अच्छा होने के लिए उसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छी से बात करके यारम से अपना नाम निकलवा ले। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेविल के हाथों उसकी मौत पक्की थी। उसने तो मौका देखकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा, जबकि मासूमा ने अपने फ़ोन पर आने वाले शाहरुख की कॉल अटेंड करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं, उसके बारे में सब कुछ ठीक है। यारम ने समझाना चाहा, लेकिन वो हम समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज़, आपने मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शौहर का कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी। 2.5 महीने बिना किसी के रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वो अपने सर अपना हाथ में थामे बोल रही थी, कुछ भी नाजायज़ नहीं है, हमारा निकाह हुआ है शरई और कानूनी तौर तरीके से तुम मेरी बीवी हो। कौन सी इद्दत? तुमने उसे देखा तक नहीं, तो कौन सी इद्दत? तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं, और कोई निकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिखावा था। प्लीज़ मुझे मत छूइए, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब यारम के पास सिवाय ज़बरदस्ती के और कोई रास्ता, उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम कर घसीटते हुए उसे अपने साथ लिया। गाड़ी से निकल के कमरे में बंद हो गई। वो सारे रास्ते में सर रोती रही। यार उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद वो उसी से बात समझ रही है, उसकी बात समझ रही थी। पहले यार ने उसे अकेले रहने दिया, शायद ये झटका उसके लिए बहुत बुरा था। वो अपने पहले निकाह को सब कुछ समझे हुए थी, उसके लिए वही निकाह अहमियत रखता था। फ्लैट में हुए यारम के साथ निकाह को वो सिर्फ यारम की जिद समझ रही थी। वो तो कुछ जानती ही नहीं थी कि उसका पहला निकाह ही नहीं था। वो सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ यार, सब कुछ ठीक है? रोग कैसे, रूह को कैसे पता चला? खिज़र ने उससे पूछा। फुरकान की वजह से, उसे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आज मेरे हाथों ज़रूर कत्ल होगा। यारम ने उसे गुस्से से बोला, अपना गुस्सा कंट्रोल करो यारम, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। तो मेरे रूह को पहले ही एतबार में लेना चाहिए था, तुम्हें ये सच्चाई उससे पहले ही बता देना चाहिए थे। यारम, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, तुम्हें निकाह के फ़ौरन बाद उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब वो क्या कह रही हो है, मेरा मतलब है तुम उससे उसने कह दिया है कि वो उसे निकाह कबूल करती है या शेख को ही अपना शौहर मान रही है? कि ज़रा पूछा।
मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझसे बात नहीं कर रही, उसकी वो सोच पढ़ नहीं पा रहा, वो हमारे रिश्ते को किस तरह से ला ले रही है। मुझे बस ये पता है कि तुम उसे समझाओ कि मैं उसे कि तुमने उसे प्रोटेक्ट किया था। अगर मैंने उसे नहीं मारता, वो शेख उसके साथ न जाने क्या करता। प्लीज़ समझाओ कि वो शेख उसका शौहर नहीं, उसे समझाओ उसका शौहर मैं हूँ। यार बेचारी से बोल रहा था कि ज़रूर उसकी हालत समझ रहा था। तुम फ़िक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब तक कमरे में है, दरवाज़ा नहीं खोल रही। करोगे? यार ने कमरे की तरफ इशारा किया। चाबी दो मुझे, मैं सँभाल लूँगा, मैं समझाऊँगा उसे, तुम टेंशन मत लो। वो मेरी बात समझेगी, उसे दिलासा देकर जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाए, मुझे सही की पहचान है। क्या सही है, क्या गलत है? अगर यार मेरे शौहर हैं, वो कौन था? मेरे शौहर को मेरे शौहर ने ही कत्ल कर दिया, मैं क्या करूँ? क्या मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि यारम ने के साथ मेरा रिश्ता नाजायज़, यारम के साथ उसकी फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीना नहीं उन्हें अपना शौहर समझती रही। बिना किसी रिश्ते उसके उनके करीब जाती रही, उनके कमरे में, उनके घर में मुझे शेख के हाथों बेचा गया था। अगर यारम ना होते न जाने मुझे किस-किस के कमरे में भेजा जाता, किस-किस के बिस्तर की ज़िन्नत बनाया जाता। यारम ने मेरी इज़्ज़त बचाई है और मेरे मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन मेरे इतने करीब रहकर मुझे सच्चाई ना बताकर उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैं किसी और के निकाह में थी, यारम ने मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्यों उन्होंने मेरी वजह शेख को कत्ल किया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के निकाह में होते हुए यारम ने मुझसे निकाह किया, लेकिन यारम निकाह के ऊपर निकाह नाजायज़ है। जायज़ नहीं, या क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता जायज़ है? वो यही सब सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला, खिज़र को अपने कमरे में देखकर कुछ भी नहीं बोली, उसके करीब आकर बैठ गया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ खिज़र भाई, मेरी बात सुनने। तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तुम एक लफ़्ज़ नहीं बोलोगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथ बेच दिया था। खिज़र भाई रूह, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, फिर तुम समझो होगी, मेरे मुझे मंज़ूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेख से किया, लेकिन वो निकाह नहीं होता। शम्स ने ऐसे कितनी ही लड़कियों के साथ झूठा निकाह करके उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। झूठा निकाह उसके लिए किया कि वो शेख की अब अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ़ एक रिकॉर्डिंग थी, जो दिन में 20 बार इस्तेमाल की जाती थी। वो दिन में 20 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता था और फिर उन्हें यहाँ बुलाकर उन्हें बेच देता था। न जाने कितने ही लोगों के साथ मज़ीद ऐसा कर रहा था। मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। जब यारम को ये बात पता चले तो हमने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे निकाह से 1 दिन पहले ही शम्स मर चुका था। यारम पहले उसे मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मर्दा इंसान के साथ नहीं हो सकता ना रूह। तुम्हारा पहला निकाह हुआ हो ही नहीं, सिर्फ़ यारम के निकाह में हो। यारम के साथ तुम्हारा निकाह जायज़ है। यारम तुम्हारा शौहर है, सिर्फ़ यारम और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया, तुम्हारा निकाह सिर्फ़ यारम के साथ हुआ है। शेख सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। अगर यारम नहीं होता तो वो मेरी ज़िंदगी में बर्बाद कर देता। ये तो कुदरत का इंसाफ़ है कि तुम यहाँ हमारे पास पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें और यारम से मिलाना चाहे, इसलिए तो तुम हमारे पास पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें यारम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा कि तुम्हें अपने फ्लैट में ले आया। लेकिन उसने कभी अपनी हदों को इस तरह क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रूह, यारम से गलती हुई है कि उसने तुम्हें सच पहले नहीं बताया, लेकिन उसकी मोहब्बत को नाजायज़ मत कहो। वो वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। खिज़र उसे समझाते हुए कहा, नहीं खिज़र भाई, मैं यारम नहीं मैं यारम को माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया है, उन्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ये सब कुछ मैं मानती हूँ, अल्लाह ने मुझे यारम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सब सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं 2.5 महीने उनके साथ बिना किसी रिश्ते के रही। अगर 2.5 महीने बाद भी उनकी नीयत मुझ पर ख़राब होती, तो वो कभी मुझसे निकाह ना करते सारी ज़िंदगी। ऐसे ही मुझे अपने साथ रखते बिना किसी रिश्ते के। रूह एक बार फिर से रोने लगी। नहीं रूह, यारम तुमसे मोहब्बत करता है। हीज़र ने कुछ कहना कहा। यारम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा। मुझे उनकी मोहब्बत पर शक नहीं है खिज़र भाई, लेकिन मैं फ़िलहाल उस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रूह अभी भी रो रही थी। भाई आपको याद है, आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे कुछ भी माँगूँगी तो आप मुझे ज़रूर देंगे। अब आपको वादा निभाना होगा। जब तक यारम को उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता, उनके साथ नहीं रहूँगी। यारम को लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो हमेशा मुझे धोखा में लेकिन अब मैं मज़ीद और नहीं रहूँगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फ़ातिमा बीबी के पास। मुझे इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारम के साथ रहूँ। खिज़र भाई, मुझे रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। रूह, यारम तो तुम्हें नहीं जाने देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाएँ। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपना वादा ज़रूर निभाएँ। रूह ने अपने आंसू साफ़ करते हुए कहा, जबकि उसे समझ नहीं पा रहा था कि वो यारम को समझने की बजाय उसे सज़ा दे रही है। लेकिन ये भी सच था कि हर बार यारम की नहीं चलती थी। यारम यहाँ गलती पर था, उसे गलती की सज़ा मिलनी थी। रूह, खिज़र भाई, आपने कहा था ना कि आपकी बात सुनूँ कि
आप मेरी बात मानेंगे, आप अपना वादा निभाएँ, मैं फ़िलहाल यारम के साथ नहीं रह सकती। रूह ने आँखों से आँसू नहीं साफ़ करते हुए ब बोली, जबकि खिज़र खामोशी से उसके कमरे से निकल गया, या जहाँ यारम बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यारम से वो कैसे बात करता, वो यारम की उसकी रूह लेने जा रहा था, और यारम से उसकी रूह लेने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूँगा। तुमने क्या सोचा कि ये उससे वादा किया, खिज़र अब वो उसका गिरबान पकड़ के खड़ा हुआ था। तुमने क्या सोचकर उससे वादा किया, खिज़र अब वो खिज़र अब वो उसका गिरबान पकड़ के खड़ा था। क्या तुमने उससे वादा करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना। मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ना ही उसे मैं कहीं जाने दूँगा। कुछ नहीं समझना मुझे। वो उसकी बात काट कर बोला, देखो यार, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से दहाड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है। मैं खुद उससे जाकर पूछता, यारम रूह के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जब खिज़र ने उसे पकड़ लिया। देखो मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो, रूह को वक़्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत को कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही, और बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही। देखो यारम, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी रूह की बात समझनी पड़ेगी। खिज़र ने उसे समझाना चाहा। अच्छा। यारम तंज़ किया, मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए। सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। और मुझे छोड़कर जाने की बात करी है, और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हें जो भी करना है कर लो। खिज़र वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूँगा। वो गुस्से से कहता कमरे में जाने लगा। क्या करोगे उसे? अब वापस सांप वाले कमरे में कैद करोगे, या मारोगे, पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे? वो गुस्से से बोला। शाम की बात का ताना मुझे नहीं दे सकते। खिज़र, तुम्हारे ही कहने पर मैंने किया था। मैंने ये नहीं कहा कि उसे शाम के आगे फेंक दो। मैंने तुम्हें नहीं कहा था यारम कि उसे इतनी बड़ी सज़ा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ उसे पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी। लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह पहले बतानी चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं, बल्कि यारम काज़मी हो। गलती यहाँ तुम्हारी है, उसकी नहीं। उस बार तुमसे कुछ नहीं कह सकते, वरना वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे। खिज़र ने मैंने बनाया है तुम्हें। मेरी दोस्ती भूल गई, या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज़्यादा बढ़ गया है? यारम गुस्से से बोला, यारम जितना मैं तुमसे वफादार हूँ उतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। तुम्हारा कोई एहसान भुलाया नहीं है, और ना तुम्हारे के साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं, और ना तुम्हारे साथ किसी किस्म की गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात करे हो। उस बार यारम परेशानी से बैठ गया, तो खिज़र भी उसके करीब आ बैठा। मैं वहाँ अंदर उसका मामू नहीं, तुम्हारा दोस्त बन के गया था। मैंने रूह से उसकी ख्वाहिश पूरी करने के वादा उसे अपनी भांजी नहीं, भाभी बनाकर कर दिया था। तो यारम, मैं चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो, वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे। खिज़र, मैंने बनाया है तुम्हें। मेरी दोस्ती भूल गई, या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज़्यादा भर गया? यारम गुस्से से बोला, यारम जितना मैं तुमसे वफादार हूँ उतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान भूला नहीं हूँ। वो ना ही तुम्हारी के साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात करे हो। इस बार यारम परेशानी से बैठ गया, तो खिज़र भी उसके करीब आ बैठा। वो मैं वहाँ अंदर उसका मामू नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर गया था। मैंने रूह उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा उसे अपनी भांजी नहीं, भाभी बनाकर कर दिया था। यार, मैं भी जानता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। लेकिन यार, हमारे रिश्ते को समझने के लिए वक़्त दिया जाता है। तुम रूस से उसके फ़ैसले का हक़ छीन नहीं रहे हो। वो बस तुमसे वक़्त माँग रही है, जो 2.5 महीने का बगैर निकाह के उसने तुम्हारे साथ गुज़ारे हैं। अगर वो शम्स के साथ होते तो न जाने कितनों के साथ गुज़ारती। यारम फिर से उसकी बात काट कर बोला, मैं जानता हूँ यारम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी। इसलिए तुमने उसके शौहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ-बीवी के रिश्ते के तकाज़े को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि उसके ने 2.5 महीने किसी ऐसे शख़्स के साथ गुज़ारे हैं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यारम, अगर वो शम्स के साथ होती तो न जाने कितनों के लोगों के साथ उससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। वो मजबूर होती यारम, उसे मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता है। लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में तो है। वो उसे मजबूर क्यों किया जाए यारम? उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है। तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक़्त दे दो। उससे ने वादा किया है कि मैं अपना वादा निभाऊँगा। तुमसे मैं वादा करता हूँ कि मैं रूह को वापस लेकर आऊँगा। मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूँगा। ये वादा हमारे दोस्त का है, और ये वादा तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बन के नहीं। रूह चाहे मेरी भांजी हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है मेरे लिए। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं और को वो कौन-सा किसी गैर के पास जा रही है वहाँ? हिज़्ज़ा ने समझाते हुए कहा, मैं उससे बात करूँगा। अगर वो मेरी बात नहीं समझी तो ठीक है, मैं उसे वक़्त दे दूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। यार, ने कुछ सोचकर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए।
कितना वक़्त चाहिए तुम्हें उसे कमरे में आते हुए कहा? क्या? रूह ने पूछा। क्या 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 का क्या मतलब है? मैंने पूछ रहा हूँ कितना वक़्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के? वो गुस्से से बोला। देखें यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। कोई कोई भी फ़िज़ूल बात नहीं करना, बस मुझे बताओ तुम्हें कितना वक़्त चाहिए मेरे साथ कबूल करने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, ये 1 महीना, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें 1 सेकंड नहीं दे सकता। जल्दी से फ़ैसला करो। ना मैं फ़ैसला करूँगा, मेरा फ़ैसला तुम जानती हो, वो फिर भी तुम्हें सुना दो देता हूँ, कहीं नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। बल्कि जाने की ज़रूरत भी क्या है? यहीं रहो, सोचो समझो इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रूह, तुम यहीं रहो, रहकर कोई भी फैसला कर सकती हो। तुम मुझे मेरी गलती की सज़ा देना चाहती हो ना? ना कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तो यही मसला है, ना कि मैंने तुम्हें सच्चाई बताई, ना ना बताया, ना अपने बारे में। वो उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रख के पूछ रहा था। नहीं यार, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि आपने अपनी सच्चाई छुपाई है, ना ही मुझे इस बात से है कि आपने मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया है। उसमें तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त बचाई। लेकिन दुःख मुझे इस बात का है कि अगर वो निकाह झूठा था और आप जानते थे कि मेरा निकाह कोई निकाह नहीं हुआ, तो फ़ौरन उस निकाह को क्यों नहीं किया? ढाई मही तो हमने फ़ौरन निकाह क्यों नहीं किया? क्या 2.5 महीने बाद क्यों? क्या आप सिर्फ़ मेरे साथ वक़्त गुज़ारना चाहते थे? मुझे अपनी रखेल इसके बाद अपने बीच में ही थी कि यारम का हाथ फिर बढ़ने उठा। सोची भी कैसे तुमने अपनी इतनी बकवास घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मैंने अगर तुम्हें अपनी रखेल बनाना होता तो वो हर वक़्त मैसर थी, तो मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। तो मुझे तुमसे निकाह करने की ज़रूरत क्या थी? तुम मुझे अपना शौहर मानती थी, जब चाहे मैं अपने पास बुला सकता था, लेकिन रूह, मैंने तुमसे निकाह किया। मुझे अपनी बीवी बनाई, उससे निकाह किया। वो शहज़ादियाँ होती हैं, रखेले नहीं। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर जो अपनी बीवियों को रखेल रखते हैं। अब अपनी बीवी को ये घटिया नाम देते हैं। निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन का मज़ाक बनाते हैं। निकाह शहज़ादियों के होते हैं। तुम शहज़ादी हो, मेरी शहज़ादी। लेकिन मैंने तुमसे 2.5 महीने तक निकाह नहीं किया, क्योंकि मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था। मैं तुम्हें बाहिफ़ाज़त पाकिस्तान भेजना चाहता था। मैं तो अपने दिल में और दिमाग में कंट्रोल कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, कभी अपनी फैमिली नहीं बनाऊँगा कोई, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। लेकिन तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं अपने जज़्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ो अब ये बातों को। ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी मेरी बनकर। उसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। अपने जज़्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, वो तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ो अब तो बातों को। ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी मेरी बनकर। उसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। बोलो कितना वक़्त चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें 1 महीने का वक़्त दे रहा हूँ, 1 महीने के बाद लेने आऊँगा, और इस 1 महीने के बाद तुम मुझे मेरी रूह बनकर मिलोगी। सुन रही हो ना तुम? यारम कहते हुए उसके लबों पर झुका और उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करके पीछे हटा। इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, इस महीने में पल पल मरूँगा, यारम कहते हुए बाहर निकल गया, और वह खामोशी से उसे जाता दे हुए देखती रही। तो ये था आज के नवल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, आज सुबह से बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।